हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी के भारत की। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इसी भारत में एक पूरा का पूरा समुदाय है जो आज भी सदियों पुराने हालात में जीने को मजबूर है? जी हां, आज हम जानेंगे मुसहर समुदाय की कहानी। ये भारत के सबसे हाशिए पर धकेल दिए गए अदृश्य लोगों में से एक हैं। बहुत दुख होता है इस समुदाय में जन्म लेना। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये तो उस दर्द की आवाज है जो इस समुदाय का कोई सदस्य हर रोज हर पल महसूस करता है। और यही आवाज, यही एक लाइन हमें उनकी दुनिया की पूरी कच्ची हकीकत दिखा देती है। अच्छा, उनके नाम की कहानी से ही उनके हालात का अंदाजा लग जाता है। मुसहर, इसका मतलब क्या है? मूस यानी चूहा और आहार यानी भोजन, मतलब चूहा खाने वाला। जरा सोचिए, एक ऐसा नाम जो किसी की पहचान नहीं बल्कि कलंक बन गया हो। एक ऐसा धब्बा जिसने सदियों से समाज में उनकी जगह तय कर दी। तो सवाल यह है कि ये लोग जीते कैसे हैं? देखिए, ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है। नहीं, ये एक सोची समझी, एक सिस्टमैटिक सामाजिक दूरी की कहानी है। उनकी जो बस्तियां होती हैं ना, जिन्हें टोला कहते हैं, वो हमेशा हमेशा गांव से बाहर मिलेंगी। और सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि जानबूझकर गांव के दक्षिण पश्चिम कोने में। क्यों? वजह जानकर शायद यकीन ना हो। वजह यह है ताकि हवा भी उनकी बस्तियों से होकर गांव के ऊंची जाति वाले इलाके तक ना पहुंच जाए। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो समाज के बहिष्कार का एक जीता जागता नक्शा है। और अगर उन टोलों के अंदर झांकें तो घर के नाम पर मिलती है एक 8 बाय 8 फुट की गुफा जैसी झोपड़ी। बस इतनी सी जगह में एक पूरा परिवार रहता है, सोता है, खाना पकाता है। बिस्तर या गद्दे, अरे वो तो भूल ही जाइए, वो तो एक सपने जैसा है। सोने के लिए बस एक पुरानी सी चटाई होती है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो उनके नाम से ही जुड़ा है और जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाता है। क्या ये लोग सच में चूहे खाते हैं? और अगर हां, तो आखिर क्यों? जवाब किसी परंपरा या संस्कृति में नहीं, बल्कि एक इंसान की सीधी सादी दिल तोड़ने वाली बात में है। हमारे पास कोई पैसा नहीं है साहब, इसीलिए हम उन्हें मारकर खाते हैं। बस, ये कोई शौक नहीं है, ये पेट की आग बुझाने की मजबूरी है। जब अनाज खरीदने के लिए 1 रुपया भी ना हो, तो जिंदा रहने के लिए खेतों से चूहे पकड़ने के अलावा और क्या रास्ता बचता है? ये आंकड़े उनकी बेबसी को और साफ कर देते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, 100 घरों की एक पूरी बस्ती में सिर्फ 3 मोटरसाइकिलें, मुश्किल से 2-4 टीवी और फ्रिज, एक भी नहीं, 0। ये नंबर हमें दिखाते हैं कि वो हमारी आपकी दुनिया से कितने ज्यादा, कितने अलग थलग पड़ चुके हैं। और पता है, ये सारी समस्याएं ये अलग अलग नहीं हैं, ये सब मिलकर एक ऐसा खतरनाक चक्र, एक ऐसा जाल बुनती हैं जिसमें एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी बस फंसती चली जाती है। तो ये चक्र काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं। देखिए, शुरुआत होती है भूमिहीन होने से। जमीन नहीं तो पैसा नहीं, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, काम पे लग जाते हैं। नतीजा, साक्षरता 10% से भी कम। अब जब पढ़ाई नहीं है तो लड़कियों की शादी 12 से 15 साल की कच्ची उम्र में ही कर दी जाती है। फिर कुपोषण और शराबखोरी जैसी चीजें उनकी सेहत खत्म कर देती हैं। और आखिर में अगली पीढ़ी भी उसी कर्ज और उसी गरीबी के साथ अपनी जिंदगी शुरू करती है। ये एक ऐसा गोल गोल घूमने वाला चक्र है जिसका कोई एग्जिट, कोई अंत ही नजर नहीं आता। और इस चक्र की असली कीमत वो आंकड़ों में नहीं, इंसानों की जिंदगी में चुकानी पड़ती है। सोचिए, एक 14 साल की बच्ची जो अब एक माँ है, एक 30 साल की औरत जो विधवा हो चुकी है। ये है इस चक्र की मानवीय कीमत। ये है उनकी जिंदगी की कड़वी रोज की सच्चाई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? एक पूरी की पूरी व्यवस्था, समाज, सरकार, ये सब मिलकर भी इस समुदाय की मदद करने में नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं? कहाँ है दिक्कत? इसका एक जवाब मिलता है समाज के दोहरे चरित्र में, उसके पाखंड में। देखिए कैसे। गांव के तथाकथित बड़े लोग मुसहरों के हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते, उन्हें अछूत मानते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, उन्हीं अछूत हाथों से बनी अवैध शराब खरीदने के लिए उन्हीं के टोले में लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। इसे पाखंड नहीं तो और क्या कहेंगे? और यही पाखंड उनके शोषण को लगातार बनाए रखता है। अच्छा, तो सरकारी मदद का क्या? वो भी इन तक नहीं पहुंच पाती। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी पूरी व्यवस्था वो कागजों पर चलती है और इन लोगों का वजूद अक्सर किसी कागज पर होता ही नहीं। सोचिए, बिना आधार कार्ड के, बिना किसी जरूरी सर्टिफिकेट के वो विधवा पेंशन या घर बनाने जैसी किसी भी सरकारी योजना के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकते। योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन इन टोलों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं।
तो कुल मिलाकर ये समझना बहुत जरूरी है कि मुसहरों की समस्या सिर्फ पैसों की कमी, सिर्फ गरीबी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। लेकिन इतने गहरे अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ कहीं ना कहीं जल रही है। एक गांव में एक लड़की है। वो अपने पूरे टोले में 8वीं पास करने वाली पहली लड़की है, पहली। और जब उससे पूछा गया कि वो क्या बनना चाहती है, तो उसका जवाब सुनिए, जिला अधिकारी। जी हां, वो IAS अफसर बनकर अपने पूरे समुदाय को इस अंधेरे से बाहर निकालना चाहती है। मगर उस एक लड़की के बड़े से सपने के सामने एक बहुत कड़वा सच, एक बड़ा सा आंकड़ा खड़ा है, 90%। सरकारी अभियानों के बावजूद मुसहर समुदाय के 90% बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं। एडमिशन तो हो जाता है, पर गरीबी उन्हें क्लासरूम में बैठने ही नहीं देती। और यहीं पर हम इस आखिरी सबसे जरूरी बात पर आते हैं। जैसा कि कहा गया है, गरीबी सिर्फ बहुत कम पैसा होना नहीं है, ये सामाजिक बहिष्कार का एक रूप है। ये समाज से बेदखल कर दिए जाने का एहसास है, अदृश्य बना दिए जाने का दर्द है। मुसहरों की ये कहानी असल में हम सब के लिए एक सवाल है कि जब तक हमारे समाज का एक हिस्सा इतना पीछे, इतना अदृश्य रहेगा, तो हम सब मिलकर एक साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं।